हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट स्वीनी एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 18 जनवरी 2023 को हुआ था। आज हम हिंदी के पेपर की बात करेंगे। इससे पहले मैंने सीडी भी बना रखी, ना देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी में सबसे पहले हमारा गद्यांश आता है कि क्या होता है 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर की हिंदी आती है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। इस तरह से हमारा टोटल 30 नंबर की हिंदी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा गद्यांश कह रहा है कि पहले नीचे दिए गद्यांश को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, हमारा गद्यांश है कि कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। कल्पनाशीलता कैसा गुण है बच्चों का? नैसर्गिक। ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि वे दुनिया में हम बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को नहीं जानते। बच्चों को नहीं पता होता कि हम बड़ों ने कैसे क्या कायदे बनाए हैं। ना जानना या कम जानना उनकी कल्पनाशीलता की उड़ान को पंख देता है। या तो वो उसे जानते नहीं है तो कम जानते, तो किसको उड़ान देता है? उनकी कल्पनाशीलता को। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कल्पनाशीलता की जगह यथार्थ लेने लगता है, यानी कल्पनाशीलता जो होती है वो चली जाती है और यथार्थ यानी जो सच्चाई होती है वो उसकी जगह ले लेती है। क्योंकि चाहे अनचाहे वे दुनिया के प्रचलित कायदे मानने लगते हैं। वे चाहे या ना चाहे लेकिन दुनिया के कुछ कानून कायदे होते हैं उनको उन्हें मानना पड़ता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील ना हो तो कल्पनाशीलता को हाशिए पर ढकेलने की अनजानी शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है। जो टीचर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, जैसे कि जो बच्चों की कल्पनाशीलता होती है उसको हटाने की वास्तविकता से उन्हें जोड़ने लगती है। सारी स्टार्टिंग तब हो जाती है, छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल ये है कि कल्पनाशीलता को बचाना इतना जरूरी क्यों है? अब हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर जो कल्पनाशीलता है उसको हम क्यों बचा सकते हैं, क्यों जरूरी है उसे बचाना। हमारे वक्त के जरूरी कवि विनोद कुमार शुक्ल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ अक्सर कहती थी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे विनोद कुमार शुक्ल की बात की गई। इन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है कि इनकी माँ अक्सर कहती थी कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ये कल्पना ही तो है। जीवन में सब कभी ठीक नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास सब ठीक हो जाने की कल्पना ना हो तो वह यथार्थ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ये बात कैसी है? ये बात एक काल्पनिक ही तो है क्योंकि सब कभी ठीक होता ही नहीं। जैसे हमारी जिंदगी जब तक गुजरती रहती है तब तक कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन अगर हम इस बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे कि सब ठीक हो जाएगा तो हम वास्तविकता में कैसे जी पाएंगे? हाँ, जीवन के प्रति विनोद जी समझ का सहारा लेते हुए मैं चाहता हूँ कि बच्चों का कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ाना होगा। अच्छा, कार उड़ सकती है तो सब भी कह रहे थे कि कल्पना में जीते होंगे कि कार उड़ती होगी। बच्चे वास्तविक में भी कार उड़ाना जाए, उड़ने वाली कार आने लगी हैं, लेकिन इससे पहले तो उसे यथार्थ में उड़ाने से पहले यानी वास्तविकता में उड़ाने से पहले उसे कल्पना में तो उसे उड़ाना होगा ना। बच्चे पहले सोचेंगे तभी तो वो जीवन में अपने कुछ कर पाएंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे? ठीक है, तो हमारा इसी गद्यांश का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक हैं, यानी कल्पनाशीलता में उसकी क्या परेशानियां हैं। ऑप्शन ए है कि बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी ना होना, तो ये तो कोई बाधक नहीं है। अगर हमें नियमों की जानकारी नहीं होगी तो हमारे लिए अच्छा है। दूसरा कह रहा है कि बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी कम होना, ये भी उसने हमसे बताया था कि जानकारी नहीं होती है, जानकारी कम होती है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की अधिक जानकारी होना, और चौथा कह रहा है कि बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की उपेक्षा करना। उपेक्षा करना भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसने हमसे कहा था कि जब बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के द्वारा बनाए गए नियमों को जान जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो उसकी कल्पनाशीलता को तोड़कर उसे यथार्थ में ले आती है, क्योंकि ये तो बाधक हो जाएगा। बाधक पूछा तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा सही। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बड़ों द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उनकी अधिक जानकारी होना क्या होता है? बाधक होता है, क्योंकि बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को बच्चे जो होते हैं वो नहीं जानते हैं और ना जानना या कम जानना उनकी कल्पनाशीलता की उड़ान को पंख दे देता है। अगर उन बच्चों के कायदे जो होते हैं बड़ों द्वारा बनाए गए नियम उन्हें नहीं जानते तो वो उन्हें उड़ान देता है, लेकिन वो उसे अधिक जानने लगते हैं तो वो बाधक बन जाता है। वो बिल्कुल यथार्थ में आ जाता है और अपनी कल्पना करने की क्षमता को छोड़ देता है। अगला कह रहा है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अत्यावश्यक है? छोटे बच्चों को जो लोग पढ़ाते हैं, आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके अंदर कौन सा गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है कल्पनाशील होना, ऑप्शन बी है संवेदनशील होना, ऑप्शन सी है विषय पर अधिकार होना, ऑप्शन डी है कलाकार होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदनशील होना। हमने देखा भी था व्याख्या में कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उन्हें कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी कक्षा को पढ़ाना हो तो शिक्षक का संवेदनशील होना जरूरी है, नहीं तो कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है। अगर वो संवेदनशील ही नहीं होगा कि
किसी को समझ ही नहीं पाएंगे और हमेशा यथार्थ वाली बातें करेंगे तो जो कल्पनाशीलता है वो खत्म हो जाएगी। और छोटे बच्चों की कल्पनाशीलता है अगर वो खत्म होगी तो लाइफ में वो बेचारे क्या कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि वो छोटे उम्र में ही बोझ बन जाएंगे कि दुनियादारी से समझ ही नहीं पाएंगे और वो डर जाएंगे। ठीक है, इसलिए कल्पनाशीलता हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा है। ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन बी है निराशा, ऑप्शन सी है प्रसन्नता, ऑप्शन डी है उत्साह। एक व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो रो रहा है और आपने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, तो वो हंसने लगा और हाँ भैया वो सब ठीक हो जाएगा आपने कह दिया। तो उसमें क्या छुपी, आशा छिपी हुई है ना, एक होप छुपी हुई है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। उसमें क्या छुपी है, होप यानी कि आशा। और ये व्याख्या भी कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा में आशा का भाव छिपा है। मनुष्य के लिए आशा यानी होप का होना जीवन को उसे सार्थक और जीवंत बनाता है, बल्कि आशा ना हो तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाएगा, शून्य और कल्पित। यानी कि अगर किसी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम कहेंगे कि कुछ नहीं ठीक नहीं होता है, तो जिंदगी जब तक जिएंगे तब तक जो है दिक्कतें आती रहेंगी। तो अगर ऐसे सोच तुम्हारी रहेगी तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे हमेशा, क्योंकि दिक्कतें तो आती ही रहती है और दिक्कतें ठीक भी हो जाती है। जैसे कि बचपन में आपको साइकिल नहीं चलाना आ रहा होगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पापा ने कहा सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे आपको साइकिल चलाना आ गया। फिर मोटरसाइकिल में नहीं चलानी है तो सब ठीक हो जाएगा, मोटरसाइकिल चलानी आ गई, गाड़ी चलानी आ गई। जो जो लाइफ में आप आगे बढ़ते जाते हो सारी चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं। वो दिक्कत तो दूर ही हो जाती है, नई दिक्कतें तो बाद में आती है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे लिए जीवन के लिए जानना जरूरी होता है। इससे हमें क्या होता है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ में उड़ाने से पहले उसे कल्पना में उड़ाना होगा। तो इससे तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ये है कि जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा। ऑप्शन बी यथार्थ से पहले आवश्यक कल्पना करना है। ऑप्शन सी यथार्थ और कल्पना में कोई संबंध नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, संबंध तो है। और ऑप्शन डी कल्पना करना बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सब बकवास है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब तक कल्पना आप नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास कैसे करेंगे। जब तक आप कल्पना में कार नहीं उड़ाएंगे, सोचेंगे नहीं उस बारे में, तब तक आप वास्तविकता में ऐसी कोई गाड़ी नहीं बना सकते जो उड़ेगी। ठीक है, इसलिए कल्पना करना होता है जरूरी। हमारी व्याख्या कह रही है कि कल्पनाशील होना चाहिए। बच्चों को कल्पना के माध्यम से सोचने और विचार करने में रोक टोक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा कल्पना करेगा तो उसके विचार में नई नई सोच उत्पन्न होगी, वो अलग तरह से चिंतन कर रह पाएगा, वो सच भी कर पाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नैसर्गिक शब्द में डैश प्रत्यय है। ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है इक, ऑप्शन डी है सर्ग। नैसर्गिक प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में आते हैं। इसमें नैसर्ग प्लस इक लगा हुआ है तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, नैसर्ग प्लस इक बराबर नैसर्गिक। हमारी व्याख्या कह रही है कि नैसर्गिक शब्द में एक प्रत्यय है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है। जैसे कि चाहे अनचाहे, दिन रात, जैसे जैसे, अच्छा बुरा। अच्छे का विलोम बुरा होता है, दिन का विलोम रात होता है, चाहे का अनचाहे होता है, लेकिन जैसे तैसे अलग हो जाएगा। तो ये तीनों विलोम दिए गए हैं और ये अलग है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जैसे जैसे समूह से भिन्न शब्द युग्म में, क्योंकि चाहे अनचाहे, दिन रात और अच्छा बुरा क्या है, विलोम है। अच्छा का बुरा होता है, दिन का रात होता है, चाहने का अनचाहा, यानी चाहने के जो हम चाहते हैं, अनचाहे जो ऐसे ही बिना चाहे ही हो जाता है। चौथा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए है कल्पनाशील, ऑप्शन बी है संवेदनशील, ऑप्शन सी है नैसर्गिक, ऑप्शन डी है कल्पनाशील। हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कल्पनाशील है वो एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कल्पनाशील संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, गुण, स्थान या नाम को कहते हैं। संज्ञा किसे भी कहते हैं, किसी भी वस्तु, प्राणी, गुण, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। और कल्पनाशीलता जो है वो एक संज्ञा शब्द है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है प्रसिद्ध। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, तो इसके स्थान पर प्राकृतिक प्रयोग कर सकते हैं। कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है या बच्चों का प्राकृतिक गुण है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नैसर्गशीलता जो होता है वो क्या होता है, बच्चों का कल्पनाशीलता कह सकते हैं कि वो गुण होता है। वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्राकृतिक शब्द का प्रयोग कर सके, क्योंकि वो उसी का अर्थ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि ताकि ऑप्शन ए हम एक बेहतर कलाकार बन सकें, ऑप्शन बी हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें, ऑप्शन सी हम प्रसिद्ध चित्रकार बन सकें, ऑप्शन डी हम यथार्थ से पलायन कर सकें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम चुनौतियों से सामना कर सकें। हमने पूरी व्याख्या पढ़ी थी तो हमारा ये कह रहा था कि हम जीवन से कल्पनाशीलता से इसलिए प्रयोग करना चाहिए क्योंकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। ठीक है, अगला हमारा काव्यांश आ गया क्योंकि हमारा 5 नंबर के गद्यांश आता है, हमने पढ़ लिया। अब 5 नंबर का काव्यांश आएगा, फिर 5 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 नंबर हो जाएंगे, फिर 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। ठीक है, हमारा काव्यांश को है उसको पढ़कर उसके उत्तर भी देने हैं। हमारा काव्यांश है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झकरे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली। ठीक है, अब हमें बताना है कि कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। ऑप्शन ए है कि आम का बोर आ गई है, ऑप्शन बी है ढाक के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, ऑप्शन सी है कौवा गीत गा रहा है और ऑप्शन डी है कटहल झड़ चुके हैं। सही आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम पर बोर आ गई है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कविता के आधार पर प्रकृति में यह परिवर्तन आया है कि प्रकृति में जो आम का बोर है वो आ गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में दल शब्द का अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन मतलब पदांश का दूसरा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में दल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है समूह, ऑप्शन बी है पत्ते, ऑप्शन सी है दाल और ऑप्शन डी है फल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्ते। कविता में जो दल है उसका शब्द क्या होता है, अर्थ होता है पत्ते। ठीक है, हमारी व्याख्या ये भी कह रही है कि कविता में दल शब्द का अर्थ पत्ते है, समूह दाल फल ये सब असंगत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयल मतवाली क्यों हो गई है। ऑप्शन ए कि आम के पेड़ बोर से लद गए हैं, ऑप्शन बी है सोने की किरणें हर तरफ फैल गई हैं, ऑप्शन सी है पीपल के दल झड़ चुके हैं, ऑप्शन डी है ढाक के दल झड़ चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम के पेड़ बोर से लद गए हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कोयल मतवाली हो गई है क्योंकि आम के पेड़ जो हैं वो बोर से लद गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कटहल के पकने पर उसकी गंध देसी लगती है। ऑप्शन ए है तीखी, ऑप्शन बी है मीठी, ऑप्शन सी है विषक्त, ऑप्शन डी है मधुर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मीठी। ठीक है, कटहल के पकने पर उसकी गंध मीठी सी लगती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि काव्यांश में कहा गया है कि कटहल के पकने पर उसकी गंध कैसी लगती है, मीठी सी लगती है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि दाड़िम का अर्थ है। ऑप्शन ए है अनाज, ऑप्शन बी है अनार, ऑप्शन सी है नाशपाती, ऑप्शन डी है शकरकंद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनार। ठीक है, दाड़िम का अर्थ होता है अनार। दिए गए काव्यांश में दाड़िम का उपयुक्त अनार होगा, अनाज नाशपाती शकरकंद उपयुक्त नहीं है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि तरु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है पर्ण, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है तना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्ष। तरु का पर्यायवाची क्या होता है, वृक्ष होता है। ठीक है, तरु का पर्यायवाची शब्द वृक्ष है। तरु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गाछ, पादप, अगम, दरख्त, विश्व, साखी, रुक्ष, द्रुम इत्यादि। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या। देखो ये हमारी हिंदी के पेडागोजी आ गई है। हमने 5 नंबर काव्यांश के, 5 नंबर पद्यांश के, 5 नंबर हिंदी के देखे, टोटल 15 नंबर की हिंदी और टोटल 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और पहला पेडागोजी का क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। ऑप्शन ए एक चुनौतीपूर्ण उपकरण है, ऑप्शन बी है एक सांस्कृतिक उपकरण है, ऑप्शन सी है अर्थहीन उपकरण है, ऑप्शन डी है आनंददायी उपकरण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, व्याख्या कह रही है कि वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा यानी कि जो लैंग्वेज है वो एक सांस्कृतिक उपकरण है। वाइगोत्स्की ने माना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति जो होती है वो एक महत्वपूर्ण कारक होती है। अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है। व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा विकास होता है वो किसके बिना संभव नहीं होता है, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसीलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डेस्क के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन ए है विमर्श, ऑप्शन बी है स्कीमा, ऑप्शन सी है पांडुलिपि, ऑप्शन डी है उपकरण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विमर्श। ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं होता है, इसीलिए अध्यापक को भाषा यानी लैंग्वेज है उसको एक अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। भाषा वे साधन होती है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य के अंदर कितनी सारी बातें होती हैं जिसे वो बोलता है, दूसरों की बातें सुनता है, लिखता है, ठीक है, इन सब पढ़ता है, इन सब के द्वारा अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता होता है। उसका माध्यम क्या होती है? भाषा यानी कि लैंग्वेज ही होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वे भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक के उलटता पलटता है, मूल मुद्रित भाषाओं को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रारंभिक। ऑप्शन ए है पाठक, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है वक्ता, ऑप्शन डी है अवलोकनकर्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाठक। हम प्रारंभिक पाठक के रूप में उसे रखेंगे। ठीक है। मेरी व्याख्या कह रही है कि 2.5 वर्ष का एक बालक है, वो क्या करता है तो उसकी माता कोई पुस्तक पढ़ते हुए उसे देखता है तो वही वैसे हम करने लगता है, तो बच्चा प्रारंभिक पाठक की श्रेणी में है। आप एक शिक्षक है तो इस तथ्य पर बात का सूचित करता है कि एक कुशल और आत्मविश्वासी पाठक है। ठीक है। आप एक क्या है? कुशल और आत्मविश्वासी पाठक हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है शब्द, ऑप्शन डी है ध्वनि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि। स्वर्णिम जागरूकता जो है वो ध्वनि का ज्ञान है। ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्वर्णिम जागरूकता ध्वनि का ज्ञान है। स्वर्णिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है और स्वर्णिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनिग्राम आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। स्वर्णिम जागरूकता है जो ध्वनि का क्या होता है? एक ज्ञान होता है और उसके लिए हम ध्वनिग्राम, स्वनिग्राम शब्द भी प्रयोग करते हैं और ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वर्णिम ज्ञान से भाषा में शुद्ध उच्चारण में सरलता आती है। भाषा को शुद्ध रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं? स्वर्णिम ज्ञान के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक को ये समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है, उसमें किसका विकास हो चुका है? ऑप्शन ए है मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, ऑप्शन बी है पृष्ठों की जागरूकता का, ऑप्शन सी है अर्थ की जागरूकता का, ऑप्शन डी है स्वनिम की जागरूकता का। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक बालक है उसको ये समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा जो होती है उससे संबंधित होते हैं, तो उसमें जो मुद्रित लिखित सामग्री होती है उसकी जागरूकता का विकास बच्चों में हो चुका है। मुद्रित लिखित सामग्री अपने इर्द गिर्द चित्र चार्ट, कक्षा में पठन होना, बाल साहित्य विद्यार्थी द्वारा लिखी गई रचनाओं को प्रदर्शन आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष और निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, किस पर आधारित है? मतलब एक जो पाठक है उससे हम हमेशा अपेक्षा करते हैं वो पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या फिर निष्कर्ष वाले अर्थ होते हैं उससे आगे चले जाएं, तो वो किस पे आधारित होता है? ऑप्शन ए है कि पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ, ऑप्शन बी है मूल्यांकन और प्रतिबिंबन गहन समझ, ऑप्शन सी है अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना, ऑप्शन डी है बारीकी और सरसरी तौर पर पठन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मूल्यांकन, प्रतिबिंबन, गहन चिंतन। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है जब हम पाठकों से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या फिर निष्कर्ष वाले जो अर्थ होते हैं उससे आगे जाए, तो ये मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी गहन चिंतन होता है उस पर आधारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि व आयु है। ऑप्शन ए कि जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, ऑप्शन बी है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, ऑप्शन सी है जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, ऑप्शन डी है जब बच्चे भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। तो भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी होती है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जब बच्चे भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा रूप से ग्रहणशील होते हैं।
ठीक है, हमारी व्याख्या की कह रही है कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि व्यवधि होती है, यानी बेआयु चुनौतीपूर्ण आयु होती है जब जो बच्चे होते हैं भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ग्रहणशील करते हैं। सामान्यतः भाषा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। बिल्कुल सही बात है। जब लैंग्वेज को क्या करते हैं कि लर्न करते हैं तो वो सबसे साधा अधिगम की प्रक्रिया का एक प्रमुख आधार होता है। भाषा का प्रयोग सरल, बोधगम्य और इस तरह अनुकूल नहीं है तो किसी भी विषय के सीखने सिखाने की प्रक्रिया उचित रूप से संपन्न नहीं हो सकती। मतलब हमने इंग्लिश में क्या मतलब मान लीजिए आप हिंदी के इलाके से आते हैं और आपको कन्नड़ भाषा दे दी जाए तो आपको दिक्कत तो होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं होती है उसके बारे में, या मराठी दे दी जाए या फिर इंग्लिश ही दे दी जाए, अगर आपको ना पता हो तो आप कैसे उसके बारे में सीख जाएंगे। वैसे ही अगर आप कन्नड़ भाषा से, मराठी भाषा से, संस्कृत भाषा आती हो और आपको हिंदी ना आती, आपको हिंदी दे दी जाए तो आपके लिए वो कठिन हो जाएगी। तो मतलब जिस बारे में आपकी भाषा आती ना हो वो आपको दे दी जाए तब तो आपके लिए क्या हो जाएगा, विषय जो हो जाएगा वो कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा जो होती है वो हमारे अधिगम को सरल बनाती है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी इन्वेंटेड बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। ऑप्शन ए है कि आप अध्यापिका के इस विचार से सहमत हैं। ऑप्शन बी है आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। ऑप्शन सी है स्वयं की बनाई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है, तो गलत हो जाएगा, वो संबंध तो होता है। चौथा कह रहा है कि रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप अध्यापिका के विचार से असहमत हैं। ठीक है, एक अध्यापिका ये मानती है जो स्वयं की बनाई वर्तनी इन्वेंटेड होता है वो बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। तो अब गलत बात होगी, क्यों धीमा कर देगी? वो तो मतलब धीमा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जब एक अध्यापिका ये मानने लगी है कि स्वयं की बनाई वर्तनी इन्वेंटेड बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी, इससे अध्यापिका का विचार जो है वो तर्क संगत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है मातृभाषा, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है राज्य की भाषा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मातृभाषा। बताया भी गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा जरूरी नहीं सभी को आती है, ये भी जरूरी नहीं कि हिंदी सभी को आती है, और राज्य की भाषा भी हिंदी है और ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें आता हो सकता है कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी 22 भाषाओं में से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई भी बच्चों को आ सकती है। तो मातृभाषा में ही शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, मेरी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होनी चाहिए? उनकी मदर लैंग्वेज, मदर टंग होनी चाहिए, यानी उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा से बच्चे जो होते हैं उन्हें समझने में और बोलने में क्या रहती है, सरलता रहती है। बच्चे मातृभाषा में जल्दी सीख लेते हैं और जब बच्चों पहले भाषा सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। बच्चों की पहली अपनी भाषा जो होती है वो मातृभाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन बी है बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन सी है बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन डी है पाटना पुल बनाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटन पुल बनाना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की जो भाषा होती है उसमें विद्यमान अंतर जो होता है उसको पाटना यानी पुल बनाना चाहिए। इससे बच्चों में क्या होगा कि सीखने के प्रति लगन और जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। इससे बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, पुल के रूप में बना देनी चाहिए जिससे बच्चे सभी भाषाओं को, उस भाषा को अच्छे से ग्रहण कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए कि पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतलेख, ऑप्शन बी है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, ऑप्शन सी है पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ लिखना, और ऑप्शन डी है कि पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा पढ़ी गई सामग्री को अपने शब्दों में सारांशीकरण। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक टीचर है वो कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उनके पठन कौशल का जब आकलन करती है तो पढ़ी गई सामग्री को अपने शब्दों में सारांशीकरण करना यही आकलन करने का बेस्ट तरीका होता है। वो जो चीज़ पढ़ती है फिर उसको अपने शब्दों में उसका सारांशीकरण करती है, बताती है, तो वो उसका बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चीज़ों को आकलन करने का।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। विकास जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, एमपी यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन 6 वर्ष बाद उसके पिता कहाँ पहुंच गए थे, केरल में पहुंच गए थे, ट्रांसफर उनका हो गया था। वे विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने ऑप्शन ए अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की, ऑप्शन बी है विद्यालय से मलयालम सीखी है, ऑप्शन सी है किसी अध्यापक से मलयालम सीखी है, ऑप्शन डी है भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी है। तो जो हमारा विक्रम था उसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, लेकिन केरल में था तो केरल में तो मलयालम ही बोली जाती है ज़्यादातर, तो उसने मलयालम वहाँ सीख ली। तो उसमें क्या तो उसने अपने परिवेश से मलयालम को अर्जित किया। उसके आसपास में जो बच्चे होते होंगे वो तो केरल के ही होंगे ना, वो ज़्यादातर मलयालम बोलते होंगे, उसने देखा होगा और साथ साथ उनके सीख ली होगी। तो ऑप्शन ही सही हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप अपने बच्चों का ट्यूशन करा देते हो, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं पंजाबी बोलने लगते हैं। मैंने भी देखा है कि ज़्यादातर बच्चे पंजाबी बोलने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो पंजाबी स्कूल होता है, ज़्यादा बच्चे पंजाबी बोलते हैं तो उनके साथ साथ बोलने लगते हैं, क्योंकि वो होता है उनके परिवेश के माध्यम से वो सीख लेते हैं। ठीक है, मेरी व्याख्या कह रही है कि विक्रम का जन्म एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और उसके 6 साल बाद उसके पिता का ट्रांसफर हो गया केरल में, और वहाँ विक्रम को अंग्रेजी यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया। लेकिन क्या हुआ कि उसने सीख ली मलयालम। तो ऐसा इसलिए हुआ कि विक्रम जो था उसने अपने परिवेश से मलयालम को अर्जित किया था। ठीक है, क्योंकि भाषा का होता है वो परिवेश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये परिवेश के माध्यम से वो सीख लिया उसने मलयालम। जैसे भी आप परिवेश में जाएंगे वैसे ही ट्रांसफर आपको लैंग्वेज हो जाएगी। क्योंकि लोग कहते भी हैं अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं है तो इंग्लिश मूवियाँ देखी कीजिए, इंग्लिश जो नाटक का सीरियल्स आते हैं वो देखा कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया कीजिए, क्योंकि क्या होगा उससे परिवेश मिलेगा, वातावरण आपको वैसा मिलेगा, आप बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है। शिक्षार्थी ऑप्शन है बिना पढ़े पूरे पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, ऑप्शन बी है सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भापते और मान लगा लेते हैं, ऑप्शन डी है बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पाठ्य सामग्री में आए विचार और घटनाएं होती हैं उनको भापते हो और अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री में आए जो विचार और जो घटनाएं होती हैं उनको भापते और अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि इससे पाठ में नहीं जो अमूर्त संकल्पना होती है उसको समझना क्या हो जाता है, बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, वो इसके अच्छे से सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। टीचर क्लास 4 में गई है और वहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहती है, हिंदी का संज्ञा यानी कि नाउन, तो वो क्या करेगी, तो कौन सी विधि प्रयोग करेगी जो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए है संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताएगी, ऑप्शन बी है पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना, ऑप्शन सी है संज्ञा की व्याख्या करना, इसके बाद विद्यार्थियों से उसका उदाहरण पूछना, ऑप्शन डी है संख्या शब्दों पर आधारित कार्य पत्रक पूरा करने के लिए कहना। तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में पढ़ी जा रही जो पाठ्य सामग्री होती है उसमें व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करेगी और उसके बाद संज्ञा की क्या करेगी, परिभाषा देगी। आमतौर पर ऐसी अध्यापिका करती हैं। व्याख्या कह रही है जो टीचर है वो कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ा रही है, तो सबसे पहले जो पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और वो क्या क्या नाम है उस सबके बारे में रेखांकित उससे करेगी, उसके बाद उस संज्ञा की व्याख्या करना होगी, ये विधि वो प्रयोग करेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है, शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना, ऑप्शन बी है टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे जो बिंदु होते हैं उनको नोट करने के लिए कहना, ऑप्शन सी है विषय से जुड़े जो मुख्य बिंदु होते हैं उनकी उपेक्षा, व्याकरणिक जो गलतियां उन पर ध्यान देने के लिए कहना, और ऑप्शन डी है सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए कुछ विचार बिंदु पकड़ने के लिए कहना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉपिक से संबंधित जो मस्तिष्क में आ रहे बिंदु होते हैं उनको नोट करने के लिए कहना। ठीक है, हमारी व्याख्या के एक टीचर है वो लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित कौशल है उसका अनुसरण कर रही है, शिक्षार्थियों में लेखन कौशल को विकसित करने के लिए वो टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदु होंगे उनको नोट करने के लिए कहेगी और ये तरीका सही है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही
स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी 123 के नाम से, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें और सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल सके और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और साथ ही हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप सारे प्रीवियस ईयर देख सकते हैं और आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।